कहानी है एक छत्र राज खत्म। सुबह के 9 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी और लगातार बजती रही। दरवाजा खोलने के लिए मधु बाथरूम से दौड़ी। घंटी बजाने वाले की अधीरता से ही वह समझ गई थी कि मोहन के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अभी तो ऑफिस के लिए निकले थे, फिर वापस आए हैं। कुछ भूल गए होंगे। मधु ने सपाट चेहरा लिए दरवाजा खोला। कहाँ मर गई थी, इतनी देर लगा दी। मोहन गुस्से में चिल्लाए। साइड में होते हुए मधु ने कठोर स्वर में कहा, सुबह का वक्त है, मुझे नहाना धोना नहीं होता है क्या? जबान लड़ा रही है सुबह सुबह। मधु ने एक बार फिर संयत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, आज क्या भूल गए? मोबाइल फोन। तू यह भी याद नहीं दिला सकती मेरे जाते समय? 30 साल से याद दिला रही हूँ। एक दिन तो खुद याद रखो। तेरी ड्यूटी है मेरी हर चीज का ध्यान रखने की। अपनी कोई ड्यूटी पूरी की है कभी? सुबह सुबह बकवास कर रही है। तंग आ गया हूँ मैं भी। तो चली जा मायके। मैं क्यों जाऊँ? आप भी तंग है ना? आप क्यों नहीं चले जाते? जहाँ चाहो चले जाओ। यह मेरा घर है और अब सच तो यह है कि मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं अब उनके सहारे जी सकती हूँ। आपको अपने काम करवाने के लिए मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मधु की बात सुनकर मोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ बोल नहीं सके। मधु कठोर शब्दों के बाण चलाती हुई सीधी तन कर खड़ी थी। मोहन चुपचाप अपना मोबाइल फोन उठाकर चले गए। मधु ठंडी सांस भरते हुए चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी नीचे जाते हुए मोहन को देखती रही। मोहन कार स्टार्ट करके ऑफिस चले गए। वह वहीं रखी कुर्सी पर अनमनी सी बैठ गई और मोहन को कही अपनी कठोर बातों पर गौर करने लगी। उसे अपनी बातों की कटुता पर जरा भी दुख नहीं हुआ। 30 साल उसने मोहन जैसे पति को कैसे झेला है, यह वही जानती है। मोहन हद से ज्यादा आत्मकेंद्रित, गुस्सैल, भुलक्कड़, किसी के सुख दुख से कभी कोई मतलब नहीं रखने वाले इंसान हैं। मधु को याद नहीं आता कि इन 30 सालों में मोहन ने किसी दिन एक पल भी उसका ध्यान रखा हो। बस अपना आराम, अपनी जरूरतें, अपना काम। वह अकेली ही तो जी रही है इतने सालों से। 2 दिन बाद वह 50 की हो जाएगी। कितना लंबा समय उसने घुट घुट कर बिताया है। नीरस सी उसकी दिनचर्या में न कभी कोई उमंग रही, न उत्सुकता, न आकर्षण, न कोई आमोद प्रमोद। सुबह उठना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को पालना, गाहे गाहे पति की जरूरत पूरी कर निढाल होकर सो जाना, यही दिनचर्या रही उसकी। कई बार मन ही मन उसे अपने माता पिता पर भी गुस्सा आता, जिन्होंने उसका विवाह करते समय एक बार भी मोहन के परिवार व मोहन के स्वभाव के बारे में पूछताछ किए बिना अपने सिर से जैसे बोझ उतारा था। 8 भाई बहन थे मोहन, सबके सब स्वार्थी और गुस्सैल। ससुर तो बहुओं को घर की नौकरानी समझते थे। जरा सा गुस्सा आने पर वे लगी लगाई थाली उठा कर फेंक देते थे। वे उठते बैठते गालियों की बौछार करते थे और किसी पर भी हाथ उठा देते थे। सास भली थी, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। पिता की देखा देखी में मोहन ने शादी के कुछ ही महीनों बाद मधु पर हाथ उठाने की जब कोशिश की थी तो मधु ने कहा था, बस यह गलती मत करना। जिस दिन हाथ उठाया उसी दिन इस घर से चली जाऊंगी। मधु के शब्दों में कुछ ऐसा था कि मोहन ने फिर कभी हाथ उठाने की तो कोशिश नहीं की, पर शब्दों के ऐसे ऐसे तीर छोड़ते रहे कि मन के कोने कोने में उभरे घाव आज तक रिश्ते हैं। मधु कभी नहीं भूलती कि जब अमन और अनिका का जन्म हुआ, मोहन उस दिन भी यह कहकर रोज की तरह ऑफिस चले गए थे, मेरा यहाँ क्या काम, माँ तो है ही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रसव पीड़ा से अधिक दर्द दिया था मोहन की इस रुखाई ने। उस दिन वह समझ गई थी कि यह आदमी कभी पत्नी का दुख दर्द नहीं समझेगा। अमन अनिका से 5 साल बड़ा है। दोनों बच्चों को उसने अपने दम पर पाला पोसा है। तब तो संयुक्त परिवार था, तब भी बच्चों की परवरिश में किसी ने उसका हाथ नहीं बटाया था। मधु कई बार सोचती, यह कैसा परिवार है, सब अपने लिए जीते हैं। इतने सदस्यों के होते हुए भी एक खालीपन रहता। वह खालीपन मधु को कभी अच्छा नहीं लगा। वह सोचती, खाली खाली बिना संवेदना के, बिना दूसरों की परवाह किए जीना भी कैसा जीना है। हम इंसान हैं, पशु तो नहीं। सास ससुर के देहांत के बाद धीरे धीरे समय के साथ सब अपने अपने परिवार के साथ
अलग और व्यस्त होते गए और भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से दूर होते गए। मोहन का भी दिल्ली से यहाँ मुंबई ट्रांसफर हो गया था। नया शहर, नए लोग। तब अमन 10 साल का था। स्कूल में एडमिशन से लेकर इस घर की छोटी बड़ी व्यवस्था मधु ने खुद की थी। मोहन तो अगले दिन ही ऑफिस चले गए थे। वह जानती थी कि मोहन घर में भी रहेंगे तो उसका जीना मुश्किल ही करेंगे। वह हर बात में गालियां सुनती रहेगी। नौकरों की तरह भाग भाग कर उनके काम करती रहेगी। मोहन की बातें किसी ताने से कम नहीं रही कभी। हमेशा व्यंग्यात्मक लहजा रहा उनका। उसने कई बार सोचा, कहीं चली जाओ या फिर अलग हो जाओ। पर हर बार कभी संस्कारों ने तो कभी बच्चों के भविष्य की चिंता ने रोक लिया। परेशानियों और दुखों से घबरा कर कहीं भाग जाना भी तो समस्या का हल नहीं लगा उसे। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य निभाता चला गया। हर दिन के अंत में यही लगता रहा कि चलो, एक दिन और कट गया। जैसे जैसे अनिका और अमन बड़े हो रहे थे, वे माँ का दर्द समझ रहे थे। मधु के लिए दोनों के दिलों में प्यार और सम्मान बढ़ता ही गया। अमन तो एक बार पिता से उलझ गया था। आप मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते पापा। बेटे के स्वर पर मोहन चौंके थे। तू मुझे सिखाएगा? सिखाना ही पड़ेगा किसी न किसी को तो पापा। अमन निडर होकर बोला। मधु ने टोका था, अमन ऐसे बात नहीं करते। करनी पड़ेगी मम्मी। मोहन गुस्सा हो गए। तेरी इतनी हिम्मत? उन्होंने अमन को मारने के लिए हाथ उठाया तो वहीं बैठी अनिका डटकर खड़ी हो गई। चिल्लाए, स्टॉप इट पापा, यह नहीं चलेगा। अमन ने कहा, पापा हमें मजबूर मत करना अपने साथ कोई गलत बात करने के लिए। हम मम्मी नहीं हैं कि आपका हर बुरा व्यवहार चुपचाप सहन करते जाएंगे। मोहन गुस्से में इधर उधर रखा सामान फेंकते बाहर निकल गए थे। एकदम सन्नाटा छा गया था घर में। मधु ने कहा, तुम दोनों को पापा के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे भी हैं पिता हैं तुम्हारे। अमन ने कहा, नहीं मम्मी, बस घर के खर्चों के लिए आपके हाथ पर पैसे रखकर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? बचपन से ही उनको हर बात पर गुर्राते ही देखा है। याद नहीं आता कभी हमारे सिर पर उन्होंने प्यार से हाथ रखा हो। अपने दोस्तों के पिता को देखा है हमने, कसक सी उठती रही है हमेशा। आप उनकी तरफदारी न करें। आपने बहुत दुख उठाए हैं। अब आप सम्मान से जिएंगी। किसी से दबने की जरूरत नहीं है आपको। अपने आत्मसम्मान के साथ डटकर रहिए। वी लव यू माँ। कहते हुए दोनों बच्चे उससे चिपट गए थे। झझर आंसू बह चले थे मधु के गालों पर। वह सोचने लगी, मेरे बच्चे कब इतने बड़े हो गए, अपनी माँ के दुख को इतना समझ गए। उसे लगा था जैसे जलते घाव पर किसी ने ठंडी रुई का फाहा रख दिया हो। अब अमन इंजीनियर बनकर एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी सहकर्मी निराली से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो मधु ने सहर्ष हामी भर दी। मोहन ने देखा, मना करने का कोई फायदा नहीं है। अब उनकी कोई नहीं सुनेगा तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब तक मोहन काफी हद तक यह समझ चुके थे कि गए वे दिन जब घर में उनका एक छत्र राज था। दोनों बच्चे हर बात में, हर काम में माँ की ही सलाह लेते थे। मोहन बस चुपचाप देखते रहते। वे अपने को उपेक्षित महसूस करते। अमन ने कह दिया था, पापा अब तक आपको मम्मी से जैसे बात करनी थी कर चुके। कुछ ही दिनों में निराली आ जाएगी तो उसके सामने ऊंची आवाज और गालियां देना आप भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वह बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की है। आपके जैसा बात करने वाला उसके पूरे खानदान में नहीं होगा। और अगर आपको शांति से रहना बहुत मुश्किल लगता हो तो मैं कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ। अमन के स्वर की गंभीरता मोहन को जैसे आसमान से जमीन पर पटक गई थी। उन्होंने सोचा, क्या रास्ता निकालेगा अमन? क्या मधु अनिका और पत्नी को लेकर कहीं चला जाएगा? अलग घर लेगा? वे क्या अकेले रह जाएंगे? ये सब सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मधु बच्चों का साथ पाकर जी उठी। उसने भी सोचा, मैं क्यों घुट घुट कर मरूं अब? इतने लायक बच्चे हैं, जी ही लूंगी इन्हीं के सहारे। इस उम्र में भी चैन से नहीं जी पाई तो एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। अब बच्चों ने उसके सोए स्वाभिमान को जगा दिया है। पति के झूठे अहम की तुष्टि के लिए वह अपना सब कुछ बलिदान करती आई है। क्यों वह ही कर्तव्य की वेदी पर अपनी आकांक्षाओं भावनाओं की बलि देती चली आई? यह जीवन उसका अपना है। आखिर क्यों वह शादी के हवन कुंड में स्वाहुति देती चली गई?
इस पीड़ादायक यात्रा का कहीं तो अंत होना ही चाहिए। मोहन के दुर्व्यवहार का जवाब तो देना ही पड़ेगा बस। उसने खुद को बदल लिया था और महसूस भी कर चुकी थी। मोहन अब थोड़ा शांत रहने लगे थे। वह जब कहती है मुझे आपकी नहीं, आपको मेरी जरूरत है, आपका सब काम मैं ही करती हूँ, मेरे बिना आपका कोई नहीं है, तो वे चुप हो जाते हैं। आज सुबह की घटना बिना गाली गलौज और तोड़फोड़ के घट गई थी। सालों पुरानी आदत है मोहन की, इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। मोहन कोशिश तो कर रहे हैं, यह वह जानती थी। मोहन भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पासा पलट चुका है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।